हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य से। तो जो गुप्त साम्राज्य है उसका उदय हुआ था तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान से। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका उदय कब और कहाँ से हुआ था। तो जो गुप्त साम्राज्य है उसका उदय हुआ था तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान। कहीं जो इतिहासकार है उनका ये मानना है कि जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे वो कुषाण वंश के सामंत थे, और कहीं इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे वो वैश्य थे। अगला है गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत। तो जो गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत हैं उनको तीन पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। पहले है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है बौद्ध ग्रंथ और तीसरा है विदेशी विवरण। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें जो प्रमुख है वो है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस। मत्स्य पुराण आपको पता है पुराणों में जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण माना जाता है और जिसमें राजाओं की वंशावली भी पाई जाती है तो वो है मत्स्य पुराण। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक था। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो गुप्त काल से संबंधित है, जिनसे हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगला है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी विशाखा दत्त ने, आपको ये भी याद रखना है। और मुद्रा राक्षस से हमको क्या मिलता है, गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगला है बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथों में जो प्रमुख है वो है आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और वसुबंधु चरित्र। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं कि इन तीनों से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगला है विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरणों के जो प्रमुख लेखक है वो है फाहियान, वेंगसांग और अल-बरूनी। इनमें से जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने जो अपना ग्रंथ लिखा था उसका नाम था फोक्यूकी। और इसमें इसने क्या लिखा था कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो सुखी और समृद्ध है। किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अगला है वेंगसांग। तो वेंगसांग भारत आया था 630 ईस्वी में। जब ये 630 ईस्वी में भारत आया था तो इसने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था सी यू की। और सी यू की जो था 138 देशों का विवरण था, उसमें 138 देशों के बारे में उसने वर्णन किया था उसमें। अगला था अल-बरूनी। तो अल-बरूनी जो है भारत महमूद गजनवी के साथ आया था और अल-बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी तहकीक-ए-हिंद, और इसी का जो अन्य नाम था वो था किताब-उल-हिंद। और ये पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो तीनों स्रोत है उसमें जितने जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं। अगला है जो गुप्त साम्राज्य था उसका जो प्रथम शासक था वो था श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। और गुप्त वंश की स्थापना इसने कब की थी, वो की थी 240 ईस्वी में और 280 ईस्वी तक इसने शासन किया था। जो श्रीगुप्त था उसने महाराज की उपाधि भी धारण की थी। तो इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, वो था श्रीगुप्त। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो बनाएगा क्वेश्चन तो वो ये भी बना सकता है कि श्रीगुप्त ने किस चीज की उपाधि धारण की थी। तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि या फिर महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बनकर आया था वो आया था घटोत्कच। तो ये क्या था, ये श्रीगुप्त का ही पुत्र था जो कि क्या हुआ था, गुप्त वंश का दूसरा शासक बना था। इसने भी क्या किया था, अपने पिता के समान महाराजा की उपाधि धारण की थी। लेकिन इसके बारे में कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ इसका काल याद रखना है, इसका टाइम पीरियड याद रखना है। वो था 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक इसने शासन किया था और इसने भी अपने पिता के समान महाराजा की उपाधि ली थी। अगला जो शासक आया था वो आया था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। आपको ये नोट रखना है। अगला है इसी के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है इसने लच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था, तो लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। और आगे चलकर चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला जो महत्वपूर्ण शासक आया था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, वो आया था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, आपको इसको नोट करते हुए चलना है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और इसने क्या किया था, जो आर्यव्रत के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया था, जिसके कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने उत्तरावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है भारत का। अगला है समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था तथा समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो वो था विष्णु का, और समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। अगला है समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उसका नाम था हरिशेन, जिसने इलाहाबाद में प्रस्तुति अभिलेख लिखवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि जो समुद्रगुप्त है उसका दरबारी कवि कौन था, वो था हरिशेन, और हरिशेन के ही द्वारा क्या किया गया था, इलाहाबाद में जो प्रस्तुति लेख है वो उसी के द्वारा लिखवाया या फिर उत्कीर्ण करवाया गया था। अगला है जो समुद्रगुप्त है उसने विक्रमक की उपाधि भी धारण की थी, और इसी ने जो है कविराज की उपाधि भी धारण की थी। यानी कि इसके जो नाम थे वो कितने थे, एक तो अश्वमेधकर्ता की उपाधि इसने धारण की थी, अगला इसने विक्रमक की उपाधि धारण की थी, और अगला कविराज की। तो ये तीनों ही जो नाम पड़े थे वो किसके पड़े थे, वो पड़े थे समुद्रगुप्त को। आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। अगला है जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। इसका अनुमान लगाया गया है उसके सिक्कों से, यानी कि उसके शासन काल में जो सिक्के चले थे उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत का प्रेमी था। अगला जो शासक आता है समुद्रगुप्त के बाद वो आता है रामगुप्त। तो रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, इसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होता, इसके बारे में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है, ऐसा कोई भी इसने कार्य नहीं किया जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था वो रामगुप्त बना था। लेकिन रामगुप्त की शासनकाल की एक विशेषता और है कि इसके टाइम पे तांबे के सिक्के चले थे। तो ये क्वेश्चन शायद बन जाए, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक आता है रामगुप्त के बाद वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है 380 ईस्वी में, और चंद्रगुप्त क्या करता है, अपने शासन काल में जो मालवा तथा गुजरात के शक शासक होते हैं उनको पराजित करता है, और उसी के बाद वो क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। और विक्रमादित्य इसी टाइम पे जो है बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, लोकप्रिय उपाधि बन जाती है। और इसके बाद जितने भी शासक होते हैं उनमें से आगे चलकर 14 ऐसे राजा होते हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करते हुए चलना है। अगला है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है वो चांदी के सिक्के जारी करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा गुप्तकालीन शासक होता है जो चांदी के सिक्के जारी करता है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, तो वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही जो चीनी यात्री होता है फाहियान, वो भारत आता है, और जो फाहियान होता है उसके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ होता है वो फो क्यूकी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो उसने वर्णन किया होता है वो मध्य प्रदेश की जनता के बारे में वर्णन किया होता है। तो इसमें वो बताता है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो सुखी और समृद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मेहरौली लोहा स्तंभ है वहां से जो है पता चलता है हमको कि जो बंगाल है उस पर भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी। मेहरौली लोह स्तंभ जो कि आज भी फेमस है, क्योंकि ये जो मेहरौली लोह स्तंभ है ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, लेकिन अभी तक भी इस पे जंग के कोई भी निशान नहीं मिलते। तो जो मेहरौली लोह स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और इससे पता चलता है कि इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। अगला है जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, तो वो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था नवरत्न। और वो कौन थे, तो वो थे, पहला जो था वो था धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जो था आयुर्वेद का ज्ञाता था। अगला था छक्षण, तो जो छक्षण था वो विद्वान था और नीतिज्ञ से परिपूर्ण था। अगला था शंकु, तो जो शंकु था वो ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण था। अगला था घटकर्पर, तो घटकर्पर क्या था, एक कवि था। अगला था वररुचि, तो वररुचि क्या था, व्याकरण अर्थात व्याकरण का ज्ञाता था। तो जो वररुचि था वो व्याकरण का ज्ञाता था। अगला था अमर सिंह, अमर सिंह कोश कार्य से संबंधित कार्य परिपूर्ण करता था। अगला था बारामीर, बारामीर जो था वो खगोल वैज्ञानिक था। अगला था कालिदास, कालिदास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या था, संस्कृत में महाकवि था।
अगला था बेताल भट्ट। तो जो बेताल भट्ट था वो तांत्रिक विद्या से परिपूर्ण था। तो जो ये 9 के 9 नवरत्न थे वो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो आपको इनके नाम याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कालिदास किसके दरबार में रहता था, या बारामेर किसके दरबार में रहता था, या शंकु किसके दरबार में रहता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे है जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है कुमार प्रथम। तो कुमार प्रथम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है और इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है गोविंद गुप्त। तो आपको ये याद रखना है, जो कुमार प्रथम था उसका जो अन्य नाम होता है वो होता है गोविंद गुप्त। और ये राजगद्दी पर कब बैठता है? तो ये राजगद्दी पर बैठता है 415 ईस्वी में। अगला है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि जो कुमार गुप्त था उसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था वो किस गुप्त शासक ने करवाया था? वो कराया था कुमार गुप्त ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। अगला है जो कुमार गुप्त है उसका शासनकाल कब तक चलता है? तो वो चलता है 454 ईस्वी तक। यानी कि ये 415 में राजगद्दी पर बैठता है और 454 ईस्वी तक इसका शासनकाल खत्म हो जाता है, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुमार गुप्त के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त, जो 455 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। स्कंदगुप्त के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो गिरनार पर्वत है उसमें एक झील स्थित थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है मौर्यों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका पुनरुद्धार कौन करता है? पहले तो करता है रुद्रदामन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा था। लेकिन उसके बाद जब रुद्रदामन पुनरुद्धार करता है फिर ये झील टूटती है और उसके बाद जो है इसका पुनरुद्धार कौन करवाता है? तो वो करवाता है स्कंदगुप्त। तो आपको याद रखना है कि जो गिरनार पर्वत पर स्थित झील है वो है सुदर्शन झील और इसका जो निर्माण कराता है वो कराता है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण कराता है उसके बाद कुछ सालों बाद ये झील टूट जाती है, जिसके बाद इसका जो पुनरुद्धार करवाता है वो करवाता है रुद्रदामन। और उसके बाद कौन करवाता है? तो वो करवाता है गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो अगला महत्वपूर्ण काम किया था वो क्या किया था कि इसने जो पर्णदत्त है उसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सौराष्ट्र है उसका गवर्नर स्कंदगुप्त ने किसको नियुक्त किया था? तो वो किया था पर्णदत्त को। और स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण भी हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस गुप्तकालीन शासक के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था? तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में। आगे मैंने एमसीक्यू सीरीज भी रखी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और उस एमसीक्यू सीरीज को भी सॉल्व कीजिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अगला है जो एरण अभिलेख है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? उससे हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा की। और सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य प्राप्त होता है वो एरण अभिलेख से ही प्राप्त होता है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो वो बनाया गया था भानुगुप्त के शासनकाल में। और भानुगुप्त क्या था? गुप्तकालीन एक शासक था। तो भानुगुप्त के टाइम पर ही एरण अभिलेख का निर्माण करवाया गया था, जिससे हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला जो अंतिम शासक होता है गुप्त काल का वो होता है विष्णुगुप्त। तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है विष्णुगुप्त, जिसके बाद जो गुप्त साम्राज्य होता है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। आगे देखेंगे हम जो गुप्त काल के अन्य तथ्य हैं, यानी कि गुप्त काल से जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी आप नोट करते हुए चलिए। तो जो गुप्त काल है उसको जो है भारतीय संस्कृति का गुप्त काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहते हैं वो गुप्त काल को कहा जाता है। जो गुप्त शासन है उसकी जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी देश, और देश का शासक क्या कहलाता था? वो कहलाता था गोपना। अगला है गुप्त शासन की जो दूसरी सबसे बड़ी इकाई थी वो थी भुक्ति, और भुक्ति का जो शासक होता था उसे कहते थे उपरिक। अगला है भुक्ति के नीचे पाए जाते थे विषय, और विषय का जो शासक होता था उसे विषयपति कहा जाता था। अगला है गुप्त काल में ही पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। तो जो गुप्त काल में पुलिस विभाग है उसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहते थे। आगे है प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम, और ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? वो होता था ग्राम सभा के द्वारा, और जो ग्राम सभा का मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहते थे। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसे तो ग्राम कहते थे, और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहते थे। और जो ग्राम नामक संस्था थी वो किसके द्वारा संचालित होती थी? वो संचालित होती थी ग्राम सभा के द्वारा। और जो ग्राम सभा के अन्य सदस्य होते थे उसको क्या कहते थे? उनको कहते थे मेहतर।
अगला है गुप्त काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो था उज्जैन। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो वो था उज्जैन नामक क्षेत्र। अगला है जो गुप्त सम्राट होते थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे तथा जो इनका राज्य चिन्ह होता था वो होता था गरुड़, यानी कि विष्णु का वाहन। तो ये भी आपको याद रखना है, जो गुप्त सम्राट होते थे वो विष्णु के अनुयायी होते थे और इनका जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़, और गरुड़ किसका वाहन था, वो था विष्णु का। अगला है संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि जो गुप्त कालीन थे उनकी जो शासकीय भाषा थी वो थी संस्कृत, और गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के जारी हुए थे उनको रुपया कहा जाता था। अगला है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और इन स्वर्ण मुद्राओं को जो अभिलेख है उनमें क्या कहा जाता था, तो दीनार कहा जाता था। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना भी है कि जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं उन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो उनको अभिलेखों में कहा गया है दीनार। अगला है चंद्रगुप्त के शासन काल में संस्कृत का जो सबसे प्रसिद्ध कवि था वो था कालिदास, और आपको याद रखना है कि कालिदास किसके दरबार में रहता था, वो रहता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में। अगला है गुप्त काल में ही जो है विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र, यानी कि जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी पंचतंत्र, उसको लिखा था, जो संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। और बाइबिल के बाद जो दूसरा स्थान है, यानी कि जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है वो बाइबिल है संसार में, और जो दूसरे नंबर पर आती है वो आती है पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी विष्णुगुप्त के द्वारा। और किस काल में लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी गुप्त काल में। अगला है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो भूमि है उसको जो है कई प्रकारों में बांटा गया था। तो उसके जो मेन प्रकार थे वो थे आपके 5। तो पहला था क्षेत्र। तो क्षेत्र जो है कृषि कार्य योग्य जो भूमि होती थी जिसमें कृषि कार्य कर सकते थे उसको जो है क्षेत्र कहा जाता था, उस भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। अगला है वास्तु। तो वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु कहते थे। अगला था चारागाह। तो चारागाह कौन सी भूमि होती थी, जिसमें पशु चारागाह के लिए भूमि होती थी, यानी कि पशुओं को चराने के लिए जो भूमि होती थी या फिर पशुओं का चारा जिस भूमि में बोआ जाता था उसे कहते थे चारागाह। अगला था सिल। तो सिल ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और अगला जो अंतिम है भूमि का प्रकार वो था अपरहंत। तो अपरहंत ऐसी भूमि थी जो जंगली होती थी। तो जो भूमि के प्रकार थे वो 5 प्रकार के थे। पहला था क्षेत्र, दूसरा था वास्तु, तीसरा था चारागाह, अगला था सिल, और जो अंतिम था वो था अपरहंत। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है गुप्त काल में जो है मंदिर बने थे, तो वो कौन कौन से मंदिर थे। तो पहला था विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर कहाँ पाया गया है, वो पाया गया है तिगवा में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला था शिव मंदिर। तो शिव मंदिर कहाँ पाया गया है, भूमरा में, नागोदा मध्य प्रदेश में। अगला था पार्वती मंदिर, नयाना क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। अगला था दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ पाया गया है, वो पाया गया है देवगढ़ में, ललितपुर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। अगला जो मंदिर था वो था शिव मंदिर। तो शिव मंदिर गुप्त काल में कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया था खो नामक क्षेत्र में, नागौद मध्य प्रदेश में। और अगला जो मंदिर था वो था भीतर गांव का कृष्णा मंदिर, यानी कि कृष्ण जी का मंदिर था। तो वो कहाँ बनाया गया था, वो बनाया गया था कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो इनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गुप्त काल के बारे में वो सारे मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं। इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए चलना और इनके नोट्स जरूर बनाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। अगला है एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू सीरीज भी हम देखते हुए चलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो भारतीय संस्कृति है उसे स्वर्ण युग कहा गया। तो किस संस्कृति को, यानी कि भारतीय संस्कृति के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया, तो वो कहा गया था गुप्त काल को। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है फाहियान किसके दरबार में आया था। तो जो फाहियान आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और फाहियान क्या था, एक चीनी लेखक था, और फाहियान के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी फोक युग की। अगला है गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था। तो गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी कुमारगुप्त ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है जो एरण अभिलेख है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित था, तो वो था भानुगुप्त से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था। तो जो गुप्त काल में सोने के सिक्के हैं उनको अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो उनको अभिलेखों में कहा गया है दीनार। अगला है किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, तो वो कराया था स्कंदगुप्त ने।
अगला है अश्वमेध कर्ता की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। तो जो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी वो की थी समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ही क्या था, वीणा, यानी कि इसकी मुद्राओं पर इसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है कि ये संगीत प्रेमी था। और इसी ने जो है विक्रमक की उपाधि भी धारण की थी और इसी ने जो है कविराज की उपाधि भी धारण की थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी कराए। तो वो कराए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है गुप्त काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहते थे। तो उसे कहते थे ग्राम। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे कहते थे ग्रामिक। और ग्राम किसके द्वारा संचालित होती थी, तो वो ग्राम सभा के द्वारा संचालित होती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं, सारे आपको ध्यान रखना है। और गुप्त काल में इससे बाहर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। जितना इंपॉर्टेंट था और जितना मटेरियल मैं ढूंढकर जितना मटेरियल मुझे मिला वो सारा मैंने यहाँ पर कवर कराया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।